हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का मैं क्लास में स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे थे पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारकों के बारे में। उनमें से यूनानी विचारक प्लेटो के सिद्धांतों के बारे में हम बात कर रहे थे। पिछली कक्षाओं में हमने देखा उनके न्याय सिद्धांत के बारे में, उनके शिक्षा सिद्धांत के बारे में, उनके साम्यवादी सिद्धांत के बारे में। इसके साथ साथ हमने उनके साम्यवादी सिद्धांत की आधुनिक साम्यवाद से तुलना भी करी। आज हम बात करेंगे प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत के बारे में। फोस्टर के अनुसार प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में सर्वाधिक मौलिक धारणा दार्शनिक राजाओं का शासन, अर्थात फोस्टर ने ये कहने का प्रयास किया कि दार्शनिक राजाओं की धारणा जो थी वो प्लेटो की मौलिक धारणा थी, उनकी मूल धारणा थी। प्लेटो के बारे में ये कहा जाता है कि वो एथेंस में एक कुलीन वर्गीय परिवार में जन्म लिए थे और संभवतः उनकी इच्छा जो थी वो राजनीति में प्रवेश करने की थी या शासन सत्ता में कार्य करने की थी। परंतु तत्कालीन जीवन में, राजनीतिक जीवन में जो बुराइयां फैली हुई थी, जो अनैतिकता का वातावरण था, उनसे उनका जो है मन राजनीति से अलग हो गया और वो राजनीति में नहीं जाकर राजनीति से बाहर रहकर ही उन्होंने राजनीतिक समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। और इस संदर्भ में उन्होंने काफ़ी मनन किया, अध्ययन किया और उसके पश्चात प्लेटो ने तत्कालीन राजनीतिक समाज की बुराइयों को दूर करने के उपाय पर विचार किया। काफ़ी मनन करने के पश्चात वो दार्शनिक राजा की धारणा पर आए। प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा कि हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक कि दार्शनिक राजा ना होंगे या इस संसार के नरेश और युवाओं में दर्शन की भावना और सत्ता न होगी। अर्थात प्लेटो ने ये कहा कि नगर राज्यों में के तब तक राजनीतिक या सामाजिक बुराइयों को दूर नहीं किया जा सकता जबकि दार्शनिक राजाओं का शासन नहीं हो, या फिर जो नरेश है या जो राजा है उनमें दर्शन की भावना आनी चाहिए, वो सत्य से परिचित होने चाहिए, वो नैतिकता से परिचित होने चाहिए और अपने कर्तव्यों की भावना उनमें आनी चाहिए। प्लेटो की विचारधारा सुकरात की इस विश्वास पर आधारित है कि दर्शन ही आत्मा की देखभाल की कला है। अर्थात दर्शन को वो व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत आवश्यक मानते थे और इस बात के लिए आवश्यक मानते थे कि व्यक्ति के आत्मा के गुणों के रखरखाव के लिए या व्यक्ति अपने आत्मा के जो उसका मूल गुण है उसमें बना रहे और उसमें बनने रहने के साथ साथ वो अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करे। तो इसके लिए आवश्यक है कि वो दर्शन से ओतप्रोत हो, वो नैतिकता से ओतप्रोत हो, उनमें जो है कर्तव्य निष्ठा की भावना हो। अब हम देखेंगे दार्शनिक राजा के गुण। अर्थात प्लेटो सामान्यतः एक दार्शनिक राजा के शासन स्थापित करने के पक्ष में थे, किंतु उसका विचार यह भी है कि यदि किसी राज्य में दार्शनिक राजा के समान शिक्षा, चरित्र की श्रेष्ठता और दूरदर्शिता से संपन्न व्यक्ति हो तो राजा को इनके साथ मिलकर शासन का संचालन करना चाहिए। अर्थात वो वैसे तो एक ही व्यक्ति को काफ़ी मानते थे कि एक व्यक्ति जो होगा जिसमें जो उच्च चरित्र का धनी होगा, वो उच्च शिक्षा प्राप्त होगा या बहुत अधिक शिक्षित होगा, दर्शन का अध्ययन किया हुआ होगा, दार्शनिक होगा, इसके साथ साथ दूरदर्शिता हो जिसमें होगी, नैतिक गुणों से संपन्न जो होगा, वो व्यक्ति शासन सत्ता संभालेगा। परंतु उन्होंने इस बात का भी समर्थन किया कि यदि उसको ऐसे व्यक्ति मिल जाए जो कि उसके समान ही उच्च चरित्र वाले हो, जिनमें चरित्र की श्रेष्ठता हो, दूरदर्शिता हो, ज्ञान जो है उनमें काफ़ी हो और शिक्षा प्राप्ति में भी जो है वो राजा के समान हो, तो ऐसे राजाओं, ऐसे व्यक्तियों के साथ मिलकर शासन का संचालन कर सकता है। उनके गुणों में, दार्शनिक राजा के गुणों में उन्होंने कहा कि प्लेटो का दार्शनिक शासक राज्य के हितों के साथ साथ स्वयं के हितों का पूर्ण तादाद में स्थापित कर लेता है। अर्थात प्लेटो का जो राजा था वो स्वयं के हितों के बारे में नहीं सोचता बल्कि वो राज्य के हितों के बारे में सोचता है। स्वयं के हितों के आड़े यदि राज्य के हितों के आड़े यदि स्वयं के हित आते हैं तो वो स्वयं के हितों को अनदेखा कर देता है और राज्य के हित में ही स्वयं का हित समझता है। अगली जो बात कही प्लेटो ने, वो कहा कि प्लेटो का यह भी मानना था कि दार्शनिक राजा में तृष्णा तथा इंद्रिय विषयों को भोगने की लालसा नहीं होगी।
अर्थात उन्होंने मानव आत्मा के गुण, जो तृष्णा थी, उसके लिए उन्होंने कहा कि दार्शनिक राजा जो है इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त किया हुआ होगा, इतनी आदर्श की स्थिति प्राप्त किया होगा कि उसमें तृष्णा और इंद्रिय विषयों को भोगने की लालसा ही नहीं रहेगी। वो सिर्फ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को पालन करने में विश्वास करेगा, राज्य के प्रति वह सदैव कर्तव्यनिष्ठ रहेगा और वो सेवा भाव से समस्त राज्य के हित के लिए कार्य करता रहेगा। फिर उन्होंने कहा कि उसमें श्रेष्ठ आत्मा के गुण विद्यमान होते हैं। वह सत्य के अन्वेषक तथा तब तक अपना प्रयास जारी रखता है जब तक कि सच्चा ज्ञान प्राप्त न हो। अर्थात जो दार्शनिक राजा है प्लेटो के अनुसार, उसमें श्रेष्ठ आत्मा के गुण विद्यमान होंगे। वो विवेकशील तो होगा ही, साथ में वो सत्य का अन्वेषण या सत्य की खोज सदैव करता रहेगा और वो तब तक अपना प्रयास जारी रखेगा जब तक कि उसको सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। अब हम देखेंगे, जैसे आलोचकों ने कहा कि दार्शनिक राजा जब इतना गुण वाला होगा और प्लेटो ने जब उनको जो है इतनी सर्वशक्ति उससे प्रदान कर दी, शासन की समस्त शक्तियाँ उन्हें प्रदान कर दी, तो ऐसी स्थिति में राजा निरंकुश हो सकता है। परंतु प्लेटो ने कहने का प्रयास किया कि राजा की शक्ति पर अंकुश कुछ है। उन्होंने राजा की शक्ति पर कुछ अंकुश लगाए, जिनमें से दार्शनिक शासक को शासन करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है। वह कानून, परंपरा या जनमत के अधीन नहीं है, लेकिन दार्शनिक शासक की यह निरंकुशता असीमित नहीं है। वह संविधान के मूल प्रबंधों से स्वतंत्र नहीं है। इसके लिए प्लेटो ने अपने दार्शनिक शासक को विशेष रूप से 4 नियमों के पालन हेतु बाध्य किया है। उनमें से सबसे पहला नियम है, राज्य में संपत्ति की विषमता न होना। अर्थात प्लेटो ने इस बात के लिए बाध्य किया है राजा को कि वो ये ध्यान रखे कि उसके राज्य में संपत्ति की विषमता नहीं हो। अर्थात शासक वर्ग जो है वो संपत्ति का ना तो अर्जन करेगा और ना ही वो संपत्ति का उपभोग करेगा, ना उसका मालिकाना हक वो रखेगा, लेकिन वो ये ध्यान रखेगा कि उसके राज्य में उत्पादक वर्ग जो है वो उसमें भी संपत्ति जो है वो समान रूप से सबके पास हो। संपत्ति की विषमता नहीं होनी चाहिए, अर्थात कोई बहुत अधिक धनवान नहीं होना चाहिए या आर्थिक रूप से सबल कोई नहीं होना चाहिए और ना ही कोई आर्थिक रूप से बिल्कुल पिछड़ा हुआ होना चाहिए। ये बैलेंस जो है वो अब उन राजा को ध्यान रखना है, क्योंकि प्लेटो का ये मानना था कि जब संपत्ति की विषमता होती है तो राज्य में अनैतिकता फैलती है, अनाचार फैलता है। दूसरा जो वो लगाया था उन्होंने राजा पर पाबंदी जो लगाई थी वो ये लगाई थी कि राजा ये ध्यान रखेगा कि राज्य का आकार इतना ही हो कि राज्य की एकता और आत्मनिर्भरता बनी रहे। अर्थात प्लेटो ने राजा पर ये नियम लादा या ये नियम उनके लिए बनाया कि राज्य को एक शासक को ये ध्यान रखना चाहिए कि राज्य का आकार सीमित होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि वो जिसमें एकता बनी रहे और आत्मनिर्भरता बनी रहे। अर्थात राजा को साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को अपनाकर अपने राज्य को बहुत बड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि इतना ही रखना चाहिए कि वो उसमें एकता बनाए रखे और आत्मनिर्भर सभी व्यक्ति अपने राज्य के रहे, सभी व्यक्तियों का जीवन यापन सुचारू रूप से चला रहे, सभी व्यक्ति स्वयं के ऊपर निर्भर रहे। इन बात का उसको ध्यान रखना है। तीसरा जो प्रतिबंध लगाया उन्होंने वो लगाया कि राज्य में न्याय व्यवस्था बनी रहे। अर्थात प्लेटो ने ये कहा कि दार्शनिक राजा का एक कर्तव्य है कि वो राज्य में न्याय व्यवस्था बना ही रहे, ये देखभाल करता रहे। न्याय व्यवस्था का मतलब ये है कि राज्य में प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित गुणों के अनुसार, अपने गुणों की प्रधानता के अनुसार अपने निर्धारित कर्तव्यों को लगातार पूरा करता रहे। चौथी जो उन्होंने बात कही वो ये कही कि शासक द्वारा राज्य की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात प्लेटो ने शासक को इस बात के लिए पाबंद कर दिया कि वो राज्य की शिक्षा व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। अर्थात जो प्लेटो ने निर्धारित किया है प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, उसके भी मध्य उन्होंने परीक्षा की व्यवस्था करी है, वो व्यवस्था उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो व्यवस्था निर्धारित रूप से चलनी चाहिए, क्योंकि प्लेटो के अनुसार उस शिक्षा व्यवस्था से ही
आत्मा के गुणों के आधार पर वर्गों का विभाजन होता है और वर्गों का विभाजन होने के पश्चात कार्य विभाजन होता है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि शासक द्वारा राज्य की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि राज्य द्वारा सुनिर्धारित शिक्षा व्यवस्था संचालित सदैव होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे आलोचना की, अर्थात राजा के जो दार्शनिक राजा की जो धारणा थी प्लेटो की, उसकी आलोचना विभिन्न विचारकों द्वारा की गई है। तो सबसे पहली जो आलोचना है वो है निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त करना। अर्थात आलोचकों ने कहा कि प्लेटो इस प्रकार से एक दार्शनिक राजा को शासन की समस्त शक्ति प्रदान करके एक निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त करता है। अर्थात प्लेटो ये कहता है कि राजा के ऊपर ना तो कोई परंपरा का अंकुश होगा, ना जनमत का अंकुश होगा, ना किसी कानून का अंकुश होगा। वो अब कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से प्लेटो ये कहता है। तो आलोचक ये कहते हैं कि इस प्रकार से वो निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस संदर्भ में लॉर्ड एक्टन का कहा कि सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। अर्थात प्लेटो ने जिस प्रकार से सत्ता एक शासक को या दार्शनिक राजा को उसके उच्च गुणों के आधार पर दी है, उसके उच्च गुणों की दुहाई देते हुए दी है कि वो इतना उच्च गुणों से लैस होगा कि वो व्यक्ति जो है कभी अनैतिकता कर ही नहीं सकता, वो अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होगा। इसलिए वो उच्च गुणों से प्रधानता उसमें है, उसमें विवेक की प्रधानता है, इसलिए वो किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं है और वो जो है स्वतंत्र रूप से शासन शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो उनकी इस चीज़ की आलोचकों ने आलोचना करी और ये कहा कि ये निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त करने वाली बात हुई। दूसरी जो आलोचना है वो है नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत। अर्थात जिस प्रकार से प्लेटो ने दार्शनिक शासक को समस्त अधिकार सौंप दिए शासन के, उस प्रकार से ये लगता और ये कहा है कि दार्शनिक राजा जो है वो ये ध्यान रखेगा कि राज्य में सभी व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते रहें। इस प्रकार से उन्होंने सभी व्यक्तियों को 3 वर्गों में विभक्त करके ये कहा कि सभी व्यक्ति अपने आत्मा के गुणों की प्रधानता के आधार पर 3 वर्गों में विभक्त होकर अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे। तो ये जो बात है, ये आलोचकों ने कही कि ये जो बात है ये नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत करने वाली बात है। अर्थात किसी भी नागरिक को स्वतंत्रतापूर्वक अपने कार्यक्षेत्र के चुनाव का अधिकार नहीं है और ना ही स्वविवेक के आधार पर वो किसी दूसरे कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है या फिर वो राजा के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल सकता और ना ही वो स्वविवेक का पालन करके अन्य किसी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे सकता है। तो इस प्रकार से ये जो प्लेटो की जो दार्शनिक राजा की जो धारणा है ये सभी नागरिकों को एक पशु तुल्य बना देती है या बंदियों की तरह बना देती है, जो कि सिर्फ निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे। उनके ना तो कोई अधिकार होंगे, ना स्वतंत्रता होगी और ना ही वो स्वविवेक के आधार पर अपने कार्यक्षेत्र में या अपने कार्यक्षेत्र का बदलाव कर पाएंगे। अगली जो आलोचना है वो है प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत की अवहेलना। अर्थात प्लेटो ने ये जो निरंकुश शासन की जो धारणा लागू करी है या ये कहा जा सकता है कि दार्शनिक शासन की जो धारणा लागू की है ये प्रजातांत्रिक सिद्धांतों की अवहेलना करता है। अर्थात ये न तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन करता है और ना ही प्रतिनिधि प्रजातंत्र का समर्थन करता है, बल्कि प्लेटो एक व्यक्ति के गुण के आधार पर उसे सर्वोच्च शासक बना देता है, उसे दार्शनिक शासक बना देता है और उसे शासन की सर्वोच्च शक्तियाँ प्रदान कर देता है। ये वर्तमान प्रजातांत्रिक जो सिद्धांत है उसकी अवहेलना करने वाला सिद्धांत है। ये लोगों की स्वतंत्रताओं को हनन करने वाला सिद्धांत है, ये लोगों के अधिकारों के हनन करने वाला सिद्धांत आलोचकों ने इसे बताया। अगली जो आलोचना है वो है दार्शनिक वर्ग का शासन असंतुलित और अहितकर। अर्थात आलोचकों ने माना कि दार्शनिक वर्ग का शासन जो है वो असंतुलित और अहितकर हो सकता है। जिस प्रकार प्लेटो ये मानते थे कि दार्शनिक शासक जो है वो सार्वजनिक जीवन में अपने कर्तव्यों का निर्धारण सही रूप से कर पाएगा, नैतिकतापूर्ण रूप से कर पाएगा, उसी प्रकार से आलोचकों ने माना कि ज़्यादा दार्शनिकता भी जो है वो व्यक्ति में सनकीपन उत्पन्न करती है और सनकी व्यक्ति जो है वो कभी भी सही शासन नहीं करेगा। सनकी व्यक्ति का शासन जो है वो असंतुलित रहेगा, सनकी व्यक्ति का शासन जो है वो असंतोषपूर्ण रहेगा।
इस संदर्भ में जावेद का कहना है कि दार्शनिक राजा या तो भविष्य में बहुत दूर तक देखने वाला होता है या अतीत में पीछे की ओर देखता है। वह वर्तमान की वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं होता है। अर्थात जावेद ने कहने का प्रयास किया कि दार्शनिक जो राजा होगा या कोई भी जो दार्शनिक होगा वो वास्तविकता में अपना जीवन व्यतीत नहीं करता, या तो वो अतीत में खोया हुआ रहता है या भविष्य के स्वप्न लोक में वो खोया हुआ रहता है। वो वास्तविकता से ओतप्रोत नहीं होता, इसलिए उसका शासन जो है वो संतुलित नहीं हो सकता और या उसका शासन अहितकर भी हो सकता है। इसी प्रकार थॉमस कुक ने कहने का प्रयास किया कि प्लेटो के संरक्षक उस समुदाय से जिस पर वे शासन करते हैं केवल पृथक ही न रहेंगे, वरन वे उसकी आवश्यकता और समस्याओं को समझने में भी असमर्थ रहेंगे। अर्थात प्लेटो ने शासक वर्ग को संरक्षक वर्ग का नाम दिया था और थॉमस कुक ने कहने का प्रयास किया कि संरक्षक वर्ग जो है वो जन सामान्य के साथ नहीं रहता, वो अलग रहता है। तो वो जन सामान्य की आवश्यकताओं और उनकी समस्याओं को समझने में भी असफल रहेगा, क्योंकि जन सामान्य साधारण जनता जो जीवन व्यतीत करती है उनका सामना वही व्यक्ति कर सकता है जो उनके साथ रहे या उनके साथ बातचीत करे या फिर उनके ओतप्रोत वो रहे, तभी वही व्यक्ति उनकी समस्याओं को समझ सकता है, वही व्यक्ति उनकी आवश्यकताओं को समझ सकता है। तो थॉमस कुक ने कहने का प्रयास किया कि संरक्षक वर्ग जो है वो जन सामान्य की समस्याओं को नहीं समझ पाएंगे और इस रूप में वो उनकी समस्याओं का समाधान भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अगली जो आलोचना है वो है विरोधाभास से पूर्ण। अर्थात प्लेटो का जो दार्शनिक राजा की जो धारणा है वो विरोधाभास से पूर्ण मानी गई है, क्योंकि एक तरफ तो प्लेटो अपने दार्शनिक राजा को असीमित अधिकार देता है, उस पर जनमत का, ना ही परंपरा का, ना ही किसी कानून का प्रतिबंध लगाता है, और एक तरफ वो उसके ऊपर 4 प्रतिबंध लगा देता है, 4 नियम लगा देता है कि इन 4 नियमों के तहत रहकर राजा जो है वो शासन कार्य करेगा। अर्थात ना तो वो शिक्षा पद्धति को बदल पाएगा, ना अपने साम्राज्य की सीमाओं में अत्यधिक विस्तार कर पाएगा। तो इस प्रकार से ये जो सिद्धांत है वो विरोधाभास से पूर्ण है। इस संदर्भ में बार्कर ने कहा कि रिपब्लिक का सबसे बड़ा विरोधाभास, उन्होंने इससे कहा, उन्होंने ये भी कहा कि पुरुष तथा स्त्रियों के समान शिक्षण तथा कार्य और पत्नियों के साम्यवाद से भी बड़ा विरोधाभास दार्शनिक राजा के शासन का है। अगली जो आलोचना है वो है स्वयं प्लेटो की महत्वाकांक्षा का प्रतिबिंब। अर्थात पॉपर ने इस संदर्भ में कहा कि दार्शनिक शासक प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक उसके शासक बनाए जाने का दावा है। अर्थात आलोचक ये मानते हैं कि दार्शनिक राजा की जो धारणा थी या दार्शनिक शासक का जो विचार था ये प्लेटो की स्वयं की महत्वाकांक्षा का प्रतिबिंब है। अर्थात प्लेटो स्वयं को बहुत बड़ा दार्शनिक मानता था, उच्च गुणों से युक्त मानता था, इसीलिए वो जो है दार्शनिक राजा की धारणा रखता है, दार्शनिक शासक की धारणा रखता है, और रिपब्लिक में वो इस बात को जाहिर करता है कि ऐसे व्यक्ति को दार्शनिक राजा बनाया जाना चाहिए जो उच्च गुणों से युक्त हो, जो कि उच्च शिक्षा प्राप्त हो।